कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर से अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री का जो लेसन चल रहा था +2 की केमिस्ट्री का, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके अपने आ चुके हैं। शायद ये पार्ट नंबर 6 होगा, शायद ये पार्ट नंबर 6 होगा। तो अपने इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इससे पहले इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करो, और कुछ अच्छा लगे तो उसे कमेंट में करके भी बताओ। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। आपको कमेंट करते वक्त कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अपने आपके स्टडी के लिए ही हैं। ठीक है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कोई भी किसी तरह की शंका है, जो कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आई एम कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों अपना लेसन करते हैं स्टार्ट। अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि प्रकाशिक समावयवता। हो सकता है दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो रही हो, छोटा अपना बोर्ड है, ठीक है, और ओनली आपको बोर्ड ही दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम अदर क्लासेस से। यूट्यूब पे और क्लासेस हैं उनसे, लेकिन अदर क्लासेस में अपनी क्लासेस में फ़र्क इतना है कि अपना जो सिलेबस है वो ओनली +2 BSc या राजस्थान बोर्ड ऑफ एजुकेशन को डेडिकेटेड है। ओनली डेडिकेटेड है किसको? RBSc BSc बोर्ड इसको बोलते हैं, उसी को। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्या कि इस बार जो सिलेबस है ओनली उसी सिलेबस को अपने करवा रहे हैं, तो इसीलिए ओनली +2 के लिए ये अच्छा है। और इसके अलावा +1 का अगर कोई स्टूडेंट है, क्योंकि इस अब टाइम तक का +1 जो है वो ऑलमोस्ट उनकी होगी, इतनी होनी थी, ठीक है, तो वो इन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेसन है वो लेसन ऐसा है जिसके अंदर कहीं कोई पीछे वाला ऐसा नहीं है कि +2 में आपने वहाँ वो पढ़ा होगा। कुछ हल्की फुल्की चीज़ें आई थी वो मैं आपको बता चुका हूँ साथ में, कि वहाँ वो पढ़ा था वो कर लीजिएगा, उसमें ऐसे पढ़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा अलग लेसन है, इसीलिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समावयवता। अब प्रकाशिक समावयवता का मतलब क्या हुआ? समावयवता का मतलब अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं। समावयवता आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमर्स यानी समावयवी क्या होते हैं। अपन लोगों ने पहले कहा था कि कोई दो कंपाउंड हो, जैसे A और B है, इन दोनों का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला यानी कि आणविक संरचना, आणविक सूत्र अगर क्या हो, सेम हो, समान हो, क्या हो, सेम हो, समान हो, और उनकी संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। इसकी वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, रसायन भौतिक गुण, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें क्या आ जाते हैं, कुछ फर्क आ जाते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, और बी को समावयवी बोलते हैं। उनकी ये प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज ए आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद अपन लोगों ने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की थी। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी क्या था कि वहाँ ये तो नहीं था कि आणविक सूत्र संरचना भी समान थी, लेकिन वहाँ क्या था, संरचना में इतना फर्क था कि उनका जो स्पेसियो अरेंजमेंट है, यानी कि त्रिविम में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बदल जाती है। स्पेसियो अरेंजमेंट हैज़ बीन चेंज्ड, सो इट इज़ नोन एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर नोन एज ए जियोमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है। तो अपन लोगों ने अभी तक आइसोमेरिज्म के अंदर एक टॉपिक था अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट अपने लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अपना कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल था। कॉन्फ़िगरेशनल में अपन लोग जियोमेट्रिकल कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया कि समावयवता क्या होती है। समावयवता को यहाँ बताना जरूरी था, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी आपको समावयवी मिलेंगे। इन समावयवी में क्या मिलेगा आपको? आणविक सूत्र समान मिलेगा। क्या मिलेगा? आणविक सूत्र समान मिलेगा। इट मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी सेम, ठीक है। दूसरा क्या होगा? संरचना समान होगी। इसके मतलब स्ट्रक्चर जो है, मैं कुछ वर्ड इंग्लिश में लिखते जा रहा हूँ, कुछ हिंदी में लिखते जा रहा हूँ, ताकि दोनों का क्या है अपने एक बैलेंस बना रहे। और हिंदी वालों को इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंग्लिश वालों को हिंदी में बोल रहा हूँ, तो इनका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है सर। तो यहाँ अलग अलग थी, यहाँ सेम है, ठीक है। आई बात समझ में? स्पेसियो अरेंजमेंट जो है, यानी कि जो त्रिविम में व्यवस्था है वो भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। वो भी क्या रहने वाली है,
सेम रहने वाली है। अच्छा सर, इतना डिफरेंस हो गया ज्योमेट्रिकल का, तो फिर आइसोमेरिज्म की तो कोई बात ही नहीं रही, कुछ तो अलग होना चाहिए। दो अलग अलग सूत्र है, जैसे ए या बी दो कंपाउंड है, अगर इन दोनों में आणविक सूत्र इनका सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, अगर इनका स्पेशियो अरेंजमेंट यानी कि त्रिविम में व्यवस्था भी समान है, तो अलग क्या है? अलग सर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी ना जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है? सेम होती है। तो सर केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग अलग होगी। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ कंपाउंड्स की अलग मिलेगी, बाकी ये भी क्या होगी? ऑलमोस्ट सेम होगी। तो सर डिफरेंस कहाँ रह गया? यही सोचने वाली बात है। इस आइसोमेरिज्म का नाम लेंगे तभी मालूम चल जाएगा अपने को कि ये किस टाइप की है। ये प्रकाश के साथ अलग तरह का व्यवहार दिखाती है। किसके साथ है? प्रकाश के साथ अलग तरह का व्यवहार दिखाती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से हो गए? ऑप्टिकल आइसोमर्स वो कंपाउंड हो गए, दे विल डिफर। क्या होगा उनका? डिफर क्या होगा? बिहेवियर। दे विल डिफर इन बिहेवियर टू ऑप्टिकल या फिर ऑप्टिक या फिर लाइट। इट मीन्स इट इज नोन एज ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आ रही बात समझ में? बताएंगे, पूरा बताएंगे कैसे अलग अलग व्यवहार दिखाती है, ये सारा बताऊंगा। मैं लिख के बता देता हूँ एक बार, ठीक है। दी कंपाउंड विल शो देयर डिफर बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट। समझ आ गई बात? ये लाइट के लिए बिहेवियर क्या करते हैं? अलग करते हैं। थोड़ा सा कैमरा हिल चुका है ऐसा, चलो अब सही है। तो ये लाइट के लिए अपना बिहेवियर क्या करते हैं? अलग से वो करते हैं। हिंदी में वो कंपाउंड या फिर वो आइसोमर या फिर वो समावेवी जो क्या करते हैं? प्रकाश के प्रति अपना अलग अलग बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? समावेवी बोलते हैं। इस लाइट वर्ड को ध्यान रखना यहाँ, ठीक है। ये स्पेसिफिक लाइट रहने वाली है। बता देता हूँ कौन सी लाइट रहेगी, ये पीपीएल रहेगी। इस पीपीएल को आगे पढ़ेंगे अभी क्या होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गई होगी। इनका आणविक सूत्र समान होता है, स्ट्रक्चर सेम होती है, स्पेशियो अरेंजमेंट सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो सर इनमें अलग क्या होता है? इनमें अलग होता है इनकी प्रकाश के प्रति जो व्यवहार होता है वो ही इनका अलग होता है। और कौन से प्रकाश के प्रति? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए इनका जो बिहेवियर होता है, इट मीन्स द आइसोमर्स विल शो देयर डिफर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट और स्पेसिफिकली प्लेन polarized light are known as optical isomers, and this property of these isomers are known as optical isomerism. ओके गाइस, किसी को प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ कि आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वैसे तो हम लोगों ने कोई खास जो है वो प्लेटफॉर्म अभी तक तैयार नहीं किया है, लेकिन अपन लोगों ने एक टेलीग्राम के अंदर अपना चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। प्लानिंग है कि जितनी भी स्टडी मटेरियल है, जो नोट्स है, वो वहीं आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँ, अवेलेबल करवाऊँ। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि आगे से वही स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करो, या फिर मैंने आपको नंबर बताया है 8949048710। अगर नोट से रिलेटेड किसी, वैसे तो अपने स्टूडेंट्स के सभी के पास नोट्स हैं, आप लोग तो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अगर किसी को नोट्स वगैरह या कोई स्टडी मटेरियल की अगर नीड हो तो वो इस व्हाट्सअप नंबर है ये ओनली अपना, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या कर सकते हो? अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। चलिए बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की फिर से। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले लाइट की, ठीक है। लाइट यानी कि प्रकाश, ठीक है। प्रकाश से पहले मैं बात करता हूँ थोड़ी सी साउंड की। किसकी? साउंड की। साउंड यानी कि ध्वनि। अपने को मालूम है कि साउंड जो है, साउंड की क्या होती है? वेव। और वेव कैसे? यानी कि तरंग के रूप में ये संचरित होती है, आगे प्रोपेगेट होती है। कौन सी फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। तो होता क्या है कि रियल में जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आपका ये मुंह है यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से बोलते हो तो यहाँ जो आपके पार्टिकल्स हैं साउंड के, ये जो एयर के वेव एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल क्या होते हैं? इन पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये पार्टिकल फ़र्क पड़ेगा, ये कहीं से तो क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे, और जहाँ से श्रिंक होंगे उसके आगे से क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, उनके बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी। फिर आगे क्या हो जाएगा? पहले वाले क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे, आगे वाले क्या हो जाएंगे? एक्सपेंड हो जाएंगे, फिर से श्रिंक हो जाएंगे, फिर से एक्सपेंड, यानी ऐसे 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 करके ये आगे
प्रोपगेट हो जाती है। ठीक है, ये होती है साउंड वेव, यानी कि साउंड को प्रोपगेट होने के लिए किसकी नीड होती है? मीडियम की। बिना मीडियम के ये माध्यम के क्या नहीं कर पाता? प्रोपगेट नहीं कर पाता। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो लाइट क्या है? लाइट का तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लाइट का ऐसा कोई भी सिस्टम है नहीं है। लाइट तो बिना मीडियम के भी क्या होती है? प्रोपगेट होती है। स्पेस के अंदर कोई मीडियम नहीं है, कोई वहाँ एयर नहीं है, उसके बावजूद वो वहाँ से यहाँ सन से लेकर अर्थ तक आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी लाइट की, यानी अपने पीपीएल को समझते हैं। उसके लिए पीपीएल समझना ज़रूरी है, उसके बाद से अपने को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लगभग पूरी समझ में आ जाएगी ओनली पीपीएल को समझने से। तो लाइट का मतलब क्या है? लाइट जो है रियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसकी वजह से जब ये प्रोपेगेट होती है तो वहाँ, जैसे कि साउंड जब प्रोपेगेट होती है, साउंड की वेव प्रोपेगेट होने के लिए वहाँ जो आसपास एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स है, जो पर्यावरण के कण हैं, वो क्या होते हैं? वहाँ कंपन करते हैं, यानी कि वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, या फिर ऑस्किलेशंस करते हैं। कौन करते हैं? एटमॉस्फेयर के पार्टिकल। किस टाइम? जब साउंड जो है वो क्या हो रही है? प्रोपगेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। एक तो कौन सा? विद्युत क्षेत्र, और दूसरा कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों वाइब्रेट करते हैं। जब प्रकाश यानी कि लाइट जब प्रोपगेट करती है तो कौन वाइब्रेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। और इन्हीं की वजह से क्या होती है? लाइट जो आगे प्रोपगेट होती है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था लाइट का। बाकी आप इस लाइट को पढ़ते हो अच्छी तरह फिजिक्स के अंदर, काफ़ी डीप तक पढ़ते हो। बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, उसको फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक टाइप की, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये आगे प्रोपेगेट होती है। ठीक है, तो साउंड में और यहाँ डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस की वजह से अपने को क्या मालूम चला कि यहाँ कुछ ऐसे कुछ फील्ड हैं जो वाइब्रेट होते हैं, जस्ट लाइक ए साउंड वेव। तो इसको शो कैसे करते हैं? इसको शो ऐसे करते हैं कि मैं ऐसे मान लो कि बता रहा हूँ कि लाइट आ रही है, तो लाइट के लिए मैंने क्या बना दिया? एक पॉइंट बना दिया। इट मीन्स लाइट यहाँ से आपकी तरफ है आ रही है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं वो इस तरह करते हैं। समझ में आई बात? ये इस तरह क्या करते हैं? क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। कौन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों यहाँ क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं दोनों, यानी कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कंपन करने से, वाइब्रेट करने से हुआ क्या? पहले तो ये देखो कि ये दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि परपेंडिकुलर कर रहे हैं। परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, यानी कि लंबवत। ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? आपके पास लाइट आ रही है, और ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर ही तो हो गया। चलिए जी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि जब लाइट मूव करती है, प्रोपेगेट करती है, तो उस टाइम में उसके आसपास के जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, दे विल वाइब्रेट। और किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ देयर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करते हैं। इतनी बात आ गई समझ में? तो चलो ठीक है। अब ये नॉर्मल लाइट है। ये कौन सी लाइट है? नॉर्मल लाइट है। ठीक है, अब क्या होगा कि आप कुछ ऐसा करो, आप कुछ ऐसा करो। कैसा करें सर? ऐसा करो कि यहाँ जैसे मान लो ये लाइट आ रही है, ठीक है, इस लाइट के लिए जितने भी ये वाइब्रेशंस है, सभी डायरेक्शन से जो वाइब्रेशन है वो हट जाएं। ऑल द वाइब्रेशन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन विल बी रिमूव, देन इट इज नोन एज ए पोलराइज्ड लाइट। चलो फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जितने भी वाइब्रेशंस है अलग अलग डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो रहे हैं, उन सभी को हटा दो। क्या कर दिया? उन सभी को हटा दिया। कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा। लेकिन आप रखो ओनली एक ही प्लेन में, ये एक प्लेन में रख लिया।
ये एक प्लेन था, इससे एक प्लेन के जितने भी वाइब्रेशंस थे वो अपन लोगों ने रख लिए। आगे बात में एक तो ये लाइट होगी, अब अपनी एक ये लाइट होगी। इन दो लाइट में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है वो सभी फील्ड में हो रहा है, सभी डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन यहाँ ओनली एक सिंगल प्लेन के अंदर क्या हो रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहे हैं। कौन वाइब्रेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्यों वाइब्रेट हो रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से लाइट प्रोपेगेट होती है। समझ में आ गया। एक बार लाइट की प्रॉपर्टी की अपने बात कर रहे हैं, ठीक है सर। अब देखो, इसे बोलते हैं नॉर्मल लाइट और इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। इसे क्या बोलते हैं, PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इसे क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। समझ आ गई क्या दोस्तों बात? क्या आपको PPL समझ में आया क्या आपको PPL समझ में आया क्या? PPL क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट में डिफरेंस क्या होता है, मालूम चला गया? ये किसकी वजह से हटाते हैं, ये आगे की बात है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए दोस्तों, अब इसके बाद इसको हटाने का काम करता कौन है? इसको हटाने का काम करता है रियल में एक इस टाइप का प्रिज्म होता है। अब प्रिज्म इस टाइप का, प्रिज्म इसी टाइप का ही होता है। इस टाइप का क्या प्रिज्म घंटा होता है, प्रिज्म होता है इसी टाइप का ही है। प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा, प्लस टू में आप लोग पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली प्रिज्म जो है आपने रियल में भी देखा होगा। वो नॉर्मल आप देखते हो, वो कांच का प्रिज्म देखते हो, ग्लास का। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ये प्रिज्म किसका है, ये बनता है, पहले इसका नाम देख लो, इसे बोलते हैं निकोल प्रिज्म। इसे बोलते क्या है, निकोल प्रिज्म बोलते हैं। बनता किसका है ये बनता है कैल्साइट का। किसका? कैल्साइट का। अब कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, ये आइसपार भी लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? आइसपार भी लिखा मिलेगा, एक ही बात है, ठीक है। बनता किसका है? कैल्साइट का बनता है। अब कैल्साइट क्या होता है सर? कैल्साइट होता है CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? कैल्साइट को बोलते हैं। तो ये बात आ गई समझ में कि इस अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का जो वर्क करता है वो निकोल प्रिज्म करता है, विच इज़ मेड फ्रॉम CaCO3 विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्साइट। किसी को प्रॉब्लम दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके कोई विशेष दो टुकड़े होते हैं, उन दोनों टुकड़ों को, दो अलग अलग टुकड़े होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक एंगल पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करके क्या बनाते हैं अपने जैसे एक टुकड़ा ये ऊपर लगा दिया तो ये क्या बन गया, अपन निकोल प्रिज्म बन गया, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड होगी, अनपोलराइज्ड लाइट होगी। चलिए दोस्तों, अब देखो आगे, अब बात स्टार्ट होगी अपनी किसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात स्टार्ट होगी, ठीक है। ये अब आप ढंग से समझना इसको। ये अपना क्या है, लाइट है, लाइट आ रही है इस पॉइंट से, ये सारे फील्ड, ठीक है। इसके बाद अपन लोगों ने आगे क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया निकोल प्रिज्म। यहाँ क्या लगा दिया, निकोल प्रिज्म लगा दिया। ये क्या है अपनी अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि साधारण प्रकाश। ये साधारण प्रकाश है और ये निकोल प्रिज्म है अपना। देखो दोस्तों, बोर्ड अपना थोड़ा सा क्या है, छोटा है, इस वजह से थोड़ा इश्यू हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। निकोल प्रिज्म से आप बताओ होने के बाद क्या होगा, जब आप प्लेन पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराओगे तो होगा क्या दोस्तों? सही कहा आपने, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, यानी ओनली एक ही प्लेन के अंदर बचेगा। इसको ले लेता हूँ मैं PPL, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में पास हो गया, ठीक है। ये तो था अपना यहाँ तक का एक बार काम, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अब कोई भी अपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जब आप किसी भी कंपाउंड से किसी भी यौगिक से इसको पास करवाते हो, जब क्या करवाते हो, इसको पास करवाते हो, तो ये कंपाउंड अगर इसको रोटेट कर दे, अगर ये कंपाउंड इस PPL को रोटेट कर दे, यानी कि या फिर तो क्या हो जाए, थोड़ा सा राइट में चला जाए या फिर थोड़ा सा लेफ्ट में चला जाए,
यानी थोड़ा सा ये या फिर तो लेफ्ट में चला जाए या फिर थोड़ा सा राइट में चला जाए। अगर ये थोड़ा सा लेफ्ट में या राइट में चला जाता है, इसका मतलब इसने क्या कर दिया, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर दिया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, उसको घूर्णित कर दिया। क्या कर दिया, घूर्णित कर दिया। समझा रही बात, रोटेट कर दिया यानी घूर्णित कर दिया, घूर्णन रोटेशन। तो रोटेट मतलब घूर्णित कर दिया। इन्हें बोलेंगे, जो ऐसा काम कर पाएंगे उन्हें बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे। समझा गया क्या दोस्तों बात। इसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे, यानी कि हिंदी में देखें तो प्रकाशीय सक्रिय, प्रकाशीय सक्रिय होंगे वो। ठीक है, आप वर्ड याद रखो ऑप्टिकल एक्टिव। हिंदी मीडियम वाले प्रकाशीय सक्रिय को छोड़ दो, ऑप्टिकल एक्टिव याद रखो। मैं हर बार ऑप्टिकली एक्टिव ही बोलूँगा, ऑप्टिकली एक्टिव ही बोलूँगा, प्रकाशिक सक्रिय नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा बार बार बोलेंगे, टिपिकल वर्ड है। ऑप्टिकली एक्टिव काफ़ी अच्छा वर्ड है। अगर कोई कंपाउंड इस पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर देता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये जैसे प्लेन है, इसको इधर कर दे या फिर इसको इधर कर दे तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये ऐसा है, ऐसा का ऐसा ही वापस निकल गया इस कंपाउंड में से, देन इट इज़ नोन एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे बात समझ में। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कब, जब ये क्या नहीं करेगा, इसको रोटेट नहीं करेगा। तो इसके लिए मालूम क्या चलेगा सर, इसके लिए अपने पास एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इस तरह की एक नली होती है। ठीक है, इस नली को बोलते हैं क्या, पोलेरोमीटर। क्या बोलते हैं, पोलेरोमीटर बोलते हैं। इस पोलेरोमीटर की सहायता से अपने को मालूम चलता है कि ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अच्छा सर, तो इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी ये है कि इसकी स्पेसिफिक लेंथ होती है, इस पोलेरोमीटर की स्पेसिफिक लेंथ होती है। या फिर एक बार चलो इसको छोड़ो, ये पोलेरोमीटर है, इस पोलेरोमीटर के अंदर डालना क्या है, इस पोलेरोमीटर के अंदर अपने को डालना है सॉल्यूशन। क्या डालना है, सॉल्यूशन डालना है। किसका सॉल्यूशन डालना है सर, सॉल्यूशन यानी कि विलयन डालना है। किसका विलयन डालना है, जिस कंपाउंड के लिए आप फाइंड करना चाहते हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि जो प्रकाश के तल को घुमा सकता है या नहीं घुमा सकता, इस बात का पता करना है। जिस कंपाउंड के लिए उस कंपाउंड का आप विलयन बनाओ और इस विलयन को किस में डाल दो, इस लाइट में डाल दो, इस लाइट में सॉरी इस नली में डाल दो। आगे बात समझ में। ये अपने पास जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर डाल दो, जिसे अपन लोगों ने पोलेरोमीटर नाम दिया, उसके अंदर डाल दो। डाल दिया। यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट थी, निकोल प्रिज्म से पास की, पीपल बन गया, पीपल को इसमें से पास किया। अब यहाँ आपको आगे क्या होगा, एनालाइजर होगा। एनालाइजर यानी कि आपकी आगे आँख होगी, इस तरह आपकी आँख होगी, या फिर कोई दूसरा आपके पास क्या होता है, एनालाइजर, जो कि क्या कर सके, एनालाइज कर सके। क्या एनालाइज कर सके कि इसने क्या किया है, लेफ्ट में रोटेट किया है या फिर राइट डायरेक्शन में रोटेट किया है। तो यानी यहाँ से आपको दो तरह के ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं। उन ऑब्जर्वेशन को मैं लिखने वाला हूँ, उससे पहले आप ये देख लो एक बार फिर से। ये एक तो हाथ लग जाता है, हिल जाता है। अब ठीक है, तो वापस फिर से बता देता हूँ कि अनपोलराइज्ड लाइट है, उसको निकोल प्रिज्म में से पास किया, पीपीएल बन गया, पीपीएल को पोलेरोमीटर में से पास किया। आगे बाद में एनालाइजर है, एनालाइजर के बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं वो अपने लिखेंगे। बोर्ड छोटा है इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आने वाले, बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। लेकिन इस पोलेरोमीटर में क्या है, इस पोलेरोमीटर में उस कंपाउंड का सॉल्यूशन है। कौन से कंपाउंड का सॉल्यूशन, उस कंपाउंड का सॉल्यूशन है जिस कंपाउंड के लिए आप फाइंड करना चाहते हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं, वो होते हैं जो इस पीपीएल के प्लेन को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। आगे बस में वहाँ से एनालाइज करोगे तो वहाँ से एनालाइज करने पे आपको तीन तरह के क्या मिलेंगे, तीन तरह के आपको क्या मिल सकते हैं। इसकी स्याही गई, डालनी पड़ेगी, बाद में डालेंगे। चलो, तीन तरह के आपको ऑब्जर्वेशंस मिल सकते हैं। कितने तरह के, तीन तरह के ऑब्जर्वेशंस मिल सकते हैं। कौन कौन से तरह के, फर्स्ट नो चेंज, यानी कि आपने उस लाइट को ऑब्जर्व किया और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि प्लेन रोटेट नहीं हुआ। अगर प्लेन रोटेट नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझा की बात, कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सपोज करो कि वो जो ऐसी थी, अपने लाइट का प्लेन जो ऐसा था वो ऐसे कन्वर्ट हो गया, ये पहले था अब ऐसे हो गया,
ये थोड़ा सा क्या हो गया, राइट डायरेक्शन में चला गया। कौन से डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या, हाँ सर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। ये मान लिया कि क्लॉकवाइज चला गया, क्लॉकवाइज क्या हो गया, रोटेट हो गया, रोटेट क्लॉकवाइज। किसकी वजह से हुआ, उस पोलरोमीटर के अंदर जो सॉल्यूशन था उसकी वजह से रोटेट हुआ, ठीक है। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो इन्हें बोलेंगे क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे दोस्तों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, डी। क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। समझ आ रही बात। ऐसे क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, डी, डी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर ये मान लो, ये तो सेकंड ऑप्शन हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये कुछ चेंज हो रहा है इसका मतलब ऑप्टिकली तो एक्टिव है, और उसे क्या बोलेंगे, रोटेट, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ये प्लेन, तो इसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो इस तरह काम कर रहे हैं वो होंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर यही प्लेन क्या हो जाए, थोड़ा सा लेफ्ट में, यानी कि रोटेट हो जाए किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो उन्हें क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। अब सर इनके हिंदी में नाम क्या होते हैं, हिंदी में नाम यही होते हैं। इसको लिखेंगे एल, इसको लिखेंगे डी, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लेवो रोटेटरी क्या होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होते हैं जो इसको, ये जो अपना प्लेन पोलराइज्ड तल है इसको किस घुमा दे, किस दिशा में घुमा दे, दाईं दिशा में घुमा दे। कौन सी दिशा में, दाईं दिशा में घुमा दे, या फिर क्लॉकवाइज। और अगर बाईं दिशा में घुमा दे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट की डायरेक्शन में, तो उसे बोलेंगे लेवो रोटेटरी। सर ये याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है डी, द से दायां, दाएं तरफ घुमा दे तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और बाईं तरफ घुमा देंगे उल्टा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। एल से क्या हो जाएगा, लेफ्ट। हाँ भाई ये भी बन गया एक। तो इसकी ट्रिक भी आपके हाथ में लग गई होगी। एक दो बार बस ये इस तरह से याद करेंगे, बाद में अपने आप याद रह जाएगा। एल से लेफ्ट यानी कि लेफ्ट की ओर डायरेक्ट मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो लिवर रोटेटरी। डी मतलब दाईं तरफ रोटेट हो रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। ये हो गया अपना डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी। क्या सर और भी किसी तरह से इनको शो किया जा सकता है कि हाँ, घड़ी चल रही है, पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाती है घड़ी, है ना, जाती नहीं जाती, तो मैं इसको ले लेता हूँ एक्स और प्लस एक्स, यानी कि प्लस की ओर मूव कर रही है। कितना मूव हुआ, एक्स मूव हुआ, तो इसको किस तरह लिखा जा सकता है, प्लस एक्स भी लिखा जा सकता है। अब आप ये तो आप बता सकते हो, लेफ्ट की ओर माइनस और कितना एक्स, बस माइनस एक्स से भी इसको शो किया जा सकता है, एल से शो किया जा सकता है, माइनस एक्स से शो किया जा सकता है। तो ये हो गए अपने क्या कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है। ऑप्टिक आइसोमर जो अपने को फाइंड करना है, अगर अपने को अच्छी तरह पढ़ना है तो उसके लिए अपने को ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। अब अपन लोगों ने अभी बात की किसकी, पोलरोमीटर की। किसकी बात की, पोलरोमीटर की बात की। ये जो पोलरोमीटर होता है इसकी भी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है, इसको देख लो। अब इस पोलरोमीटर के लिए क्या सिस्टम है कि आप क्या करते हो, मान लो ये आपके पास अपनी ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में मान लो आपको ए कंपाउंड और बी कंपाउंड के लिए आपको क्या फाउंड करनी है। अब इसको घुमाने, ये जो इन्होंने क्या कर रहे हैं, प्रकाश के तल को घुमा रहे हैं और प्रकाश के तल को कोई नहीं घुमा रहा। इनकी जो ये विशेषता होती है, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुवण घूर्णकता। अगर कोई प्रकाश के तल को घुमा रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव अगर वो नहीं होगा कब, जब वो नहीं घुमा रहा। और इनका ये जो गुण है वो कहलाता है ध्रुवण घूर्णकता, यानी कि पोलराइजेशन, सॉरी दोस्तों, पोलराइजेशन रोटेशन। इनकी ये जो प्रॉपर्टी है इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन रोटेशन। इट मीन्स ये जो पोलराइजेशन रोटेशन हो रहा है, ध्रुवण घूर्णकता हो रही है, ये अपने को फाइंड करनी है, या कौन कितना घुमा रहा है, कौन कितना कम घुमा रहा है, ज़्यादा घुमा रहा है, ये भी इसी का काम है। पोलरोमीटर है एक, तो ये क्या करता है, मेजर करता है वैल्यू को, और क्या करता है, और ये पहचान भी करता है, आइडेंटिफाई करता है किसको, कि कौन लेवो रोटेटरी है, कौन है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है।
आगे बात समझ में, ये आपको कहीं ना कहीं आपके लिए में मिल जाएगा और उसकी हेल्प से अपने कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अपने बात वापस आते हैं टॉपिक पे। ए और बी, मान लिया 2 कंपाउंड है, इस 2 कंपाउंड को आप लोगों को फाइंड करना है कि ये रियल में क्या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लेवो रोटेटरी है, या कौन कितना ज़्यादा पोलराइज्ड रोटेशन शो कर रहा है और किसमें कम पोलराइजेशन रोटेशन है, किसमें ज़्यादा पोलराइजेशन रोटेशन है। तो अगर आप पोलेरोमीटर से ये अगर आप देखना चाहते हो, अगर इसको आपको ये फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड करने के लिए आपको इसके अंदर सॉल्यूशन बना के डालना पड़ेगा। ए का अगर फाइंड करना है तो ए का सॉल्यूशन बना के डालो, और बी का अगर फाइंड करना है तो बी का सॉल्यूशन बना के डालो। लेकिन इसकी एक खास बात है, क्या खास बात है कि यहाँ आपको ये जो आपकी नली है, ये जो आपके ट्यूब है, ये आप दोनों कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते। समझ आ रही बात। मान लिया कि आपने ए वाले में क्या ले ली, ये ए वाले में आपने ले ली 10 सेंटीमीटर, और बी वाले में क्या ले लिया आपने, ये 1 सेंटीमीटर ले ली। ए वाले के अंदर ए का जो सॉल्यूशन बना रहे हो वो अलग मोलरिटी का बना रहे हो, बी का सॉल्यूशन अलग मोलरिटी का बना रहे हो। मान लिया कि ए का बना लिया आपने 3 मोलरिटी का और बी का सॉल्यूशन बना लिया 2 मोलरिटी का। पहले इससे आप पोलराइजेशन रोटेशन फाइंड कर रहे हो, फिर इससे आप पोलराइजेशन रोटेशन फाइंड कर रहे हो। इस सीक्वेंस से, इस कॉम्बिनेशन से दोनों के लिए आपको वैल्यू अलग मिलेगी और वो गलत होगी। वो क्या होगी, वैल्यू गलत होगी। कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता ए और बी की पोलराइजेशन रोटेशन में, कोई कंपैरिजन नहीं होगा अगर आप इस हिसाब से फाइंड करते हो। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है, क्या कि आपका जो कंपाउंड होगा उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो 1 ग्राम पर मिली होगा। यही होगा, फिक्स कर दिया कि आप कितना करो, दोनों सेम करो, ना बात खत्म कर दी आपकी। क्या कि आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो 1 ग्राम पर मिली का होना चाहिए। मिली मतलब पर मिलीलीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर का क्या, तो क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। समझ आ रही बात। पोलेरोमीटर के अंदर 1 ग्राम पोलेरोमीटर, 1 ग्राम पर मिली, इस कंसंट्रेशन का आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। कंसंट्रेशन को डिफाइन कर दिया, क्लियर कर दिया। और इस नली की लंबाई, इस ट्यूब की लंबाई फिक्स कर दी कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ही इस आप ट्यूब की लंबाई ले सकते हो। इससे ना तो कम कर सकते ना ही ज़्यादा कर सकते, ना तो इससे कम कर सकते और ना इससे ज़्यादा कर सकते, ये भी फिक्स कर दी। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जो पोलेरोमीटर है उसके अंदर वहाँ आपकी खास बात क्या होगी कि आप जो सॉल्यूशन ले रहे हो वो सॉल्यूशन होना चाहिए 1 ग्राम पर मिली का, और जो आपकी ये ट्यूब है ये होनी चाहिए कितनी, 10 सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं 1 डेसीमीटर भी। क्या बोलते हैं इसे, 1 डेसीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात पोलेरोमीटर की, कैसे फाइंड करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेवो रोटेटरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे, इससे शो करते हैं अल्फा से। किससे शो करते हैं, अल्फा से। किससे शो करते हैं, अल्फा से। जो पोलराइजेशन रोटेशन है इसकी वैल्यू जो है इसे शो करते हैं किससे, अल्फा से शो करते हैं। किससे शो करेंगे, अल्फा से शो करेंगे। आगे बात सुनिए, जो जितना रोटेशन कर रहा है वो उसके लिए क्या होगा, अल्फा होगा। वो क्या होगा उसके लिए, अल्फा। जो कम रोटेशन कर रहा है, तो अगर प्लेन को कम रोटेट कर रहा है तो वो उसके लिए अल्फा की वैल्यू कम होगी। अगर वो प्लेन को ज़्यादा रोटेट कर रहा है तो वो क्या होगी, ज़्यादा अल्फा हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो प्लस में कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्लस आ जाएगा, लेवो रोटेटरी है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी की, या फिर स्पेसिफिक पोलराइजेशन रोटेशन की। और इसी बेस पर अपन लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसे क्या बोल सकते हैं आप, स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी अपन लोगों ने कहा कि ध्रुवण गुणकता, पोलराइजेशन रोटेशन बोलते हैं इसे आप ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नाम दे सकते हो। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी क्या होती है, ध्रुवण गुणकता होती है। पोलराइजेशन रोटेशन भी क्या होता है, ध्रुवण गुणकता होती है। समझ आ गई बात, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कब होंगे, जब वो पोलराइजेशन शो कर रहे हैं। अगर वो पोलराइजेशन शो नहीं कर रहे हैं तो वो क्या नहीं होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे। तो स्पेसिफिक पोलराइजेशन रोटेशन या स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, विशिष्ट ध्रुवण गुणकता, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, ठीक है। विशिष्ट ध्रुवण गुणकता क्या होगी, इसके लिए लिखो आप अल्फा, फॉर्मूला है। यहाँ लिखो आप क्या, लैम्डा
यहाँ लिखो आप टी, डिग्री टी लिख लो, ठीक है, या डिग्री सेल्सियस टी लिख लो, आपकी मर्जी है, या फिर आप ऐसे लिख लो टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा, यहाँ लगा दो OBS ऑब्जर्व्ड, और अपॉन में क्या लगा दिया, अपॉन में अपने पास क्या था, लेंथ थी, और साथ में क्या थी, कंसंट्रेशन थी, यही तो थी। अब देखिए क्या है, अल्फ़ा तो जैसे कि ये यहाँ पहले ऐसे था अपना प्लेन, सपोज करो कि वो राइट डायरेक्शन की ओर रोटेट करवा रहा है, इतना हो गया, तो ये जो एंगल है ये क्या होगा, अल्फ़ा, ये क्या होगा, अल्फ़ा। अब ये सीधा ही जो एंगल है, कोई वैल्यू के लिए कैसे ही हो रहा है, कोई किसी के लिए कैसे ही आ रहा है, वो अल्फ़ा जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की वैल्यू इतनी, या फिर पोलराइजेशन रोटेशन की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अगर आप बात करते हो स्पेसिफिक पोलराइजेशन रोटेशन की बात करते हो, वो क्या है, तो उसके लिए आपको यूनिट के लिए वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। किसके लिए, पर यूनिट के लिए वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पर यूनिट के लिए फाइंड करते हैं तो अपने क्या करते हैं, डिवाइड होता है, क्या होता है, ऑलवेज डिवाइड होता है। डिवाइड किससे हो रहा है, आप लोगों के क्या पास क्या थी, लेंथ थी ट्यूब की, और उसके अंदर क्या थी, कंसंट्रेशन थी, लेंथ और कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ और कंसंट्रेशन को कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरफ ये क्या है, ये अल्फा जो लगाया है ये स्पेसिफिक हो गया, क्या, स्पेसिफिक पोलराइजेशन रोटेशन या स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गई, और ये यहाँ अल्फा जो ऑब्जर्व था वो, ठीक है। टी डिग्री सेल्सियस यानी कि ये टेम्परेचर, लेमडा यानी कि जो आपके पास से लाइट है, PPL जो है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसकी वेवलेंथ यानी कि इसकी तरंग दैर्घ्य, क्या, इसकी तरंग दैर्घ्य का क्या मान है, दैर्घ्य जिसे बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य का क्या मान है, वेवलेंथ क्या है, ठीक है। और अल्फा जो ऑब्जर्व हुआ है, L आपकी जो ट्यूब की लेंथ थी वो, और C जो इसका आपने कंसंट्रेशन का यूज़ किया है। तो इससे आपकी क्या फाइंड कर सकते हो, स्पेसिफिक पोलराइजेशन रोटेशन या स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर विशिष्ट ध्रुवण गुणकता को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अब आगे की, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप यहाँ अगर इनकी यूनिट लिखो, क्या लिखो, यूनिट लिखो, तो अल्फा की यूनिट क्या होगी, रेडियन, क्योंकि ये तो एंगल है, एंगल है कि नहीं है, और अपॉन में क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ में किस में लिखी, डेसीमीटर में, और कंसंट्रेशन को किस में लिखा है, कंसंट्रेशन को आपने लिखा है किस में, 1 ग्राम पर मिलीलीटर था कि नहीं था, ये कहाँ है, बटे में लिखा हुआ है, ये कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसकी अल्फा की स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी विशिष्ट ध्रुवण गुणकता की आप यूनिट फाइंड करो तो क्या यूनिट होगी, रेडियन मिली ऊपर चला गया, पर डेसीमीटर ग्राम, ये क्या होगी आपकी यूनिट होगी किसकी, स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी की या फिर विशिष्ट ध्रुवण गुणकता की यूनिट ये होगी क्या, रेडियन मिली पर डेसीमीटर पर, ये डेसीमीटर ग्राम, ये इसकी वैल्यू होगी, कौन सी यूनिट की वैल्यू, यानी कि इसकी यूनिट हो गई विशिष्ट ध्रुवण गुणकता की, ये क्या होगी आपके पास, यूनिट हो गई, ठीक है। अब चलिए दोस्तों एक छोटी सी बात और कर लेते हैं और इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। अब ये वैल्यू डिपेंड किस किस पर करती है, बस अपने को ये ध्यान रखना है, लास्ट किस किस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर शो किया है ना आपने, इसका मतलब टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ध्रुवण गुणकता के मान में भी बदलाव आएगा। दूसरा आप लेमडा लिख रहे हो, लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, और कौन से प्रकाश का, उसी PPL का, यानी कि वेवलेंथ LNGTH, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, ये धैर्य लिख दिया मैंने, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ PPL, ठीक है, प्रकाश का। थर्ड क्या है, थर्ड इसकी कंसंट्रेशन लिखी है अपन लोगों ने, तो विलियन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, ठीक है। फोर्थ आपने L लिखा है, L क्या है, ट्यूब की लेंथ, तो लेंथ ऑफ ट्यूब, नली की लंबाई, इस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। और पांचवा और लास्ट क्या है, उस पदार्थ की प्रकृति जिस पदार्थ के लिए आप क्या फाइंड कर रहे हो, नेचर, उस पदार्थ की प्रकृति जिस पदार्थ के लिए आप क्या कर रहे हो, ध्रुवण गुणकता का मान ज्ञात करना चाहते हो, ठीक है। तो ये 5 जो कारक हैं, इन कारकों पर क्या करती है, डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है,
जो आपकी ध्रुवण गुणकता है वो। ठीक है, कौन कौन सी है? पहले तो आपके पास आ गई ताप, दूसरा क्या आ गया आपके पास है पदार्थ का इसका प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आ गया, तीसरा क्या आ गया विलीन की सांद्रता आ गई, चौथा क्या आ गया, चौथा आपके पास आ गया नली की लंबाई जो आ गई वो, और पांचवा आ गया पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, ये इतना क्या हो गया आपका इन 5 कारकों पर डिपेंड करती है। इसके अलावा विलियन के अंदर जो आप विलियन बनाने के लिए जो विलायक यूज़ कर रहे हो, यानी कि जो सॉल्वेंट का यूज़ हो रहा है वो सॉल्वेंट इसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है ये हालांकि। ठीक है, इन 6 कारकों पर निर्भर करता है। मेन ये 5 है और छठा ये भी आप शामिल कर सकते हो। तो इन 6 कारकों पर ध्रुवण गुणकता का मान डिपेंड करता है। इसी के साथ अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं है, कुछ भी इसमें से अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं है, कोई छोटी सी चीज़ भी अगर आपके समझ में नहीं है, कुछ भी ऐसा है जो आपके समझ में नहीं है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आपका रिप्लाई उसको वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपने कि इस लेसन को मैंने आपको कहा था +1 वाले भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप लोगों को तो कंटिन्यू करना ही करना है, क्योंकि अब काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी पजल वाला टॉपिक है ये, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ढंग से ईजी है, लेकिन अगर ढंग से स्टडी करते हो तो समझ में आ जाएगा। स्टडी कंटिन्यू रखनी है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने जो साथी हैं जो क्लास नहीं लगा रहे हैं उनको भी इन्फॉर्म करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करके अपने जो लाइव क्लासेज हैं उनको स्टार्ट कर पाएँ। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए घर रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।